ओके गाइस, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं? उसमें थायराइड, डायूरेटिक्स है, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स है और वेजो सिलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनको हम डाईहाइड्रोपायरिडीन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल निफिडिपिन है, निमोडिपिन है। ये सारी डिपिन ड्रग्स जो है ये वेजो सिलेक्टिव होती है और इनको भी हम यूज कर सकते हैं इन एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अब हम बात करते हैं कि अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसमें हार्ट फेलियर और मॉर्बिडिटी है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं? 3 ड्रग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स और बीटा ब्लॉकर्स, जो हम यूजुअली यूज कर सकते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में। इसके अलावा हम डायूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये 2 चीजें आपने ऐड कर लेनी है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, इनको हम बड़ी एहतियात से यूज करेंगे इन पेशेंट्स विद डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। और ये जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियोजेनिक शॉक। यानी कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या है? पेशेंट शॉक में होगा बिकॉज ऑफ कार्डियक इशू, यानी पेशेंट में हार्ट जो है वो फेल हो रहा होगा। तो ऑलरेडी जो हार्ट है वो फेल हो रहा है, कार्डियक फेलियर हो रहा है, तो हम और उसकी एक्टिविटी को अगर बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के जरिए डिक्रीज कर देंगे तो उसमें क्या होगा, पेशेंट की कंडीशन जो है वो मजीद वर्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें बीटा ब्लॉकर ड्रग्स इसीलिए कंट्रा इंडिकेटेड है। और डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में भी इनको बहुत एहतियात से यूज करेंगे। इनको हम यूज कर सकते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में। अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस है अगर पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट में, तो उसमें कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, कुछ डिस्कस की है। उसके अलावा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स को और बीटा ब्लॉकर्स को भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो चीजें वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन इन एस्थमा, यानी हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उनमें एस्थमा की भी कंप्लेंट है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? आर्ब्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थायराइड डायूरेटिक्स, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको माइंड में रखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट बीटा 2 रिसेप्टर इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ये समझने की जरूरत है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब उन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन हो तो ब्रोंकोडायलेटेशन होती है। जब ब्रोंकोडायलेटेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जो ब्रीदिंग एफर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी ब्रीदिंग में पेशेंट्स को इजी होगा टू ब्रीथ। अब हम क्या करते हैं, अगर बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं, स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होंगी जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगी। इसे यूज यहाँ पे वर्ड किया है उन्होंने, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज करेंगे। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर वर्ड जो है उन्होंने कहा है कि उनको अवॉइड करेंगे। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं, स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, तो ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, तो ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो उसके रिस्पांस में क्या होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी। जब एस्थमा के पेशेंट में ऑलरेडी जो है ब्रोंकियोल्स नैरो होती है, लुमेन नैरो होता है, तो मजीद अगर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी तो उसमें जो है एक्सर्सेबेशन हो सकती है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं उनको हम अवॉइड करेंगे टू प्रिवेंट द बीटा 2 रिसेप्टर इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर इनको यूज करेंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे बाय अवॉइडिंग दीज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है बीटा रिसेप्टर इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, और इस लाइन से ऐसे लग रहा है कि बीटा रिसेप्टर्स जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं उन पे ये एक्ट करेंगी, उनको ये स्टिमुलेट करेंगी
उसके बाद क्या होगा, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हमने डिस्कस किया कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे बीटा 2 एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो ये ब्रोंको डायलेशन काज करते हैं, ठीक है। जो बीटा 2 एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी जब एक्टिवेशन होगी तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी। और जब हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ड्रग यूज करेंगे, वो बीटा 1 एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हार्ट पे मौजूद हैं उन पे भी एक्ट करेंगी, और बीटा 2 एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे मौजूद हैं वो उन पे भी एक्ट करेंगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो इफेक्ट क्या आएगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो इसलिए जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है उनको एस्थमेटिक पेशेंट्स में बहुत एहतियात से यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, अवॉइड एस इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट कंफ्यूजन बिटवीन ड्रग और एस्थमा रिलेटेड कफ। बेसिकली क्या होता है कि एस इनहिबिटर्स भी कफ कॉज करते हैं और एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी कफ की कंप्लेंट होती है। तो अगर हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए एस इनहिबिटर्स ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन होगी कि ये पेशेंट्स में, एस्थमेटिक पेशेंट में जो कफ है, आया ये एस्थमा की वजह से है या एस इनहिबिटर्स की वजह से है। एस इनहिबिटर्स कैसे कफ कॉज करते हैं, एस इनहिबिटर्स बेसिकली ब्रैडिकाइनिन की जो डिग्रेडेशन है उसको इनहिबिट करते हैं, जिसके नतीजे में ब्रैडिकाइनिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और ब्रैडिकाइनिन क्या करती है, ये वेसोडाइलेशन भी कॉज करती है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी कॉज करती है, एंड इट रिजल्ट्स इन ड्राई कफ, एंड दिस ड्राई कफ इज आल्सो सीन इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एस इनहिबिटर्स को प्रिवेंट करेंगे इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। तो सेफेस्ट और सूटेबल ड्रग्स क्या है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, आर्ब्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, थायराइड डायूरेटिक्स है, और बीटा ब्लॉकर्स। कौन से, जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। ओके, अब बात करते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। उसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, कौन सी ड्रग्स ज्यादा सूटेबल है। उनमें निफ्टिपिन है, मिथाइल डोपा, लेबिटालोल और हाइड्रोलासिन है। ये सूटेबल और सेफेस्ट ड्रग है, और इनको याद रखने के लिए निमोनिक है, न्यू मोम्स लव हक्स, एन फॉर नेफेडिपिन, एम फॉर मिथाइल डोपा, एंड एल इज फॉर लेबिटालोल, एंड एच इज फॉर हाइड्रोलासिन। हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज जो हमने मिस की है वो ये है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्ब्स को हम कंबाइन कर सकते हैं विद सेक्यूबेटर ड्रग जो कि नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर है। एक ये पॉइंट भी आप देख लें। सेक्यूबेटर को हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी और या एसेंशियल हाइपरटेंशन में हम कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, और हाइपरटेंसिव पेशेंट में अगर कोमॉर्बिडिटी है तो उसमें जो सेफेस्ट ड्रग है जो पहले भी हमने डिस्कस की थी, और कुछ और ड्रग्स यहाँ पे ऐड की गई है, तो उनको आपने देख लेना है। हार्ट फेलियर है तो कौन सी ड्रग देंगे, कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस किया। डायबिटीज मेलाइटस में, एस्थमेटिक पेशेंट्स में, और इस तरह प्रेगनेंसी में।